अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए मेंथा की रोपाई और रोपाई बाद के प्रबंधनों पर जानकारी। एक सफल किसान द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि और उसके उपयोग पर जानकारी। कलम लगाने के लिए आम के बीजों पौधों को किस तरह से करें देखरेख। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने औषधीय पौधों के अंतर्गत मेंथा की नर्सरी समय से डाली थी, उनकी पौध इस समय रोपाई के लिए तैयार हो गई है। तो किसान भाई रोपाई करते समय तथा रोपाई करने के बाद किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखें जिससे उन्हें आगे चलकर अधिक उपज की प्राप्ति हो सके, तो इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं केबीके हैदरगढ़ बाराबंकी के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी सिंह। आज किसान भाइयों को हम सुगंधीय फसल मेंथा, जिसको हमारे किसान भाई आम भाषा में पिपरमिंट कहते हैं, इसकी खेती के बारे में अधिक उत्पादन कैसे लें, कुछ बिंदुओं पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इसकी खेती के लिए सर्वप्रथम अगर हम भूमि की बात करें तो ऊसर भूमि को छोड़कर इसकी खेती प्रायः सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। इसके लिए प्रजातियों में कोसी, हिमालय, सक्षम, कुशल और सरयू, ये कुछ उपयुक्त प्रजातियां हैं जिनकी खेती करके हमारे किसान भाई रबी व खरीफ दोनों फसलों के बीच में जो हमारा समय मिलता है, इसको नकदी फसल के रूप में उगा करके और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर हम कोसी प्रजाति की बात करें तो इस प्रजाति की विशेषता होती है कि ये प्रजाति विलंबतम कंडीशन में, यानी पछेती के रूप में भी अगर हम इसकी रोपाई करें तो अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रजाति का क्षेत्रफल लगभग पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। ये प्रजाति लगभग किसान भाई गेहूं की कटाई करने के बाद भी इसकी रोपाई करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रजाति 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है, जिससे आसवन विधि के माध्यम से हमारे किसान भाई तेल निकाल करके और उसको अपनी इच्छानुसार या तो भंडारित करते हैं या उचित दर पर बाजार में विपणन कर लेते हैं। उचित प्रजातियों के चयन के बाद हम इसकी जड़ों की नर्सरी छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालते हैं। इसके लिए 100 किलोग्राम जड़ प्रति हेक्टेयर की रोपाई के लिए नर्सरी की जाती है। जब नर्सरी 30 से 35 दिन की हो जाती है, तब हम दूसरे खेत में इस जड़ का पौधे जो उगे हुए होते हैं उनका प्रत्यारोपण करते हैं। इस प्रत्यारोपण में ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर हमारे किसान भाई समय से रोपाई कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में समय से रोपाई करने के लिए पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर तथा लाइन से लाइन की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। आवश्यक ये भी है
कि जैसे जैसे हमारी रोपाई के समय में विलम्ब होता है वैसे वैसे हमको लाइन से लाइन की दूरी कम कर देनी चाहिए, तथा अगर समय से रोपाई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखने की ही आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं की बात करें, इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि हमेशा अपने भूमि की जांच कराने के बाद ही, जब मिट्टी की जांच हो जाए उसके हिसाब से जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे जो परिणाम आया है उसके आधार पे ही आप रासायनिक उर्वरकों एवं जैविक खादों का प्रयोग करें। अगर किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करा पाया है, इस परिस्थिति में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। अच्छा तो ये होगा कि फास्फेटिक उर्वरक के प्रयोग के लिए अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं, जिससे सल्फर की मात्रा भी मिल जाएगी, चूँकि मेंथा तेल वाली फसल है इसमें अलग से सल्फर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रयोग करें तो जितनी सल्फर की आवश्यकता है वो मेंथा की फसल को मिल जाती है, इसलिए अलग से सल्फर न देते हुए हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई कम से कम 10 से 12 सिंचाई इस फसल को लगती है, क्योंकि ये जायद की फसल है और जायद की फसल होने के नाते इसमें खरपतवारों का आक्रमण भी बहुत होता है। खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप फसल को अगर लाइन में लगाए हुए हैं तो मल्चिंग कर दें। जो आपके पास सूखी हुई घास हो, पुआल हो या गन्ने की पत्ती हो, वो आप लाइनों में बिछा दें। इससे कई फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि आपकी खरपतवार जमेंगे नहीं, और दूसरा फायदा ये कि जो हमारी भूमि की नमी है वो उड़ने से बच जाती है, तथा आवश्यकता होने पर आप निराई गुड़ाई के माध्यम से भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि रसायनों के माध्यम से ही हम अपने खरपतवारों का नियंत्रण करें, तो अक्सर मेंथा की फसल में सकरी पत्ती के ही खरपतवार उगते हैं। इसके लिए एक रसायन आता है जो खरपतवारनाशी के रूप में है, प्रोपिक्यूजाफाप। इस दवा की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप 100 से 125 लीटर पानी में घोल बना करके आप 20 से 25 दिन बाद छिड़काव कर दें, तो जो भी हमारी सकरी पत्ती के खरपतवार हैं वो समय अनुसार समाप्त हो जाते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। ज्यादातर किसान भाई अधिक पैदावार लेने की चाह में फसल में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत करते हैं, जिससे उन्हें फसल से उत्पादन तो मिल जाता है, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव मानव स्वास्थ्य के साथ साथ मृदा की उर्वरता पर भी पड़ रहा है। ऐसे में किसान भाई वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके फसल से अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता को भी सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। तो आज हम आपको एक सफल किसान बर्दी चंद पटेल से मिलवाते हैं, जो कि खुद वर्मी कंपोस्ट तैयार कर अपनी फसलों में उपयोग करके फसलों से कम खर्च में ज्यादा पैदावार ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि एवं उपयोग के बारे में। करीब 10 साल से वर्मी कंपोस्ट और जैविक खेती पर काम कर रहा हूँ और खुद की यूनिट लगाई है। एक बार मैंने वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया था 10 साल पहले, तो उसमें क्या अच्छा रिजल्ट मिला। 50% पेस्टिसाइड भी कम पड़ गई और उससे मुझे इंटरेस्ट हुआ कि वर्मी कंपोस्ट लगा। फिर से स्टार निदेशालय से वो वार्म्स मिले 5 किलो, उनके डेवलपमेंट करके मैंने एक बहुत बड़ी यूनिट लगाई जो अभी महीने का है 28-30 टन
टर्नओवर है वर्मी कंपोस्ट का। सबसे पहले मैंने इसके यूनिट के लिए 5-6 लाख रुपए लगे के पूरा स्टेक्शन खड़ा किया, टीन शेड। किसान भाइयों, जैसा कि ये किसान वर्मी कंपोस्ट खाद की यूनिट लगाकर अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, तो ये किस प्रकार से तैयार करते हैं वर्मी कंपोस्ट, आइए जानते हैं इन्हीं से। पहले 45x75 का एक सेट बनाया था, उसमें मैंने अभी 50 बेड लगाई थी और 20 फीट की बेड है। इसमें मतलब 20 फीट लंबी, 1.5 फीट उठी हुई और 2 फीट चौड़ी पूरी चाहिए। हमें 20-25% नमी रेगुलर जावे दूसरे तीसरे दिन। और गर्मी रो टाइम वे तो शाम रो रोज पानी छाटना, शाम में पानी छाटवा कई वे का नमी ज़्यादा तक रहे, रात्रि नमी वो पूरी ज़्यादा तक रहे। तो शाम रो पानी देवा के वो नमी 24 घंटे तक रहे। सुबह देवा तो गर्मी में हवा कम जल्दी सूकी जाए, तो माँ कहे कि शाम रो पानी देवा जो नमी ज़्यादा तक रहे। वने बाद 7 दिन पंजो देवा, 7 दिन पंजा। और वणवारी तैयारी वे जान वण 7 दिन पहले पानी छाटने बंद कर देवा, जो नमी भी कम पड़ जाए और जो एक जो अंडा है बच्चा है वो सब निकल जावे। वनडे बाद उतार लेवा। टाट डालने से इसे नमी ज़्यादा बनी रहती है और वाम्स को अंधेरे में वो ज़्यादा काम करते हैं ये से, और पानी की बचत रह जाती है टाट डालने से। ये बोरी एक बेड में 800-900 किलो गोबर है, 8-9 क्विंटल। उसमें उसके बाद 10 किलो वाम छोड़ देते हैं, जो ये खा के 45-50 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये वाली बेड वाली उसमें अनट्रेंड किसान वो उसमें क्या वाम्स को शिफ्ट करना पड़ता है, नहीं ये करना पड़ता है। तो इसमें हमारे में एक वाम्स को शिफ्ट ही नहीं करना पड़ता है, जो ऊपर से उतार लेते हैं नमी कम करके, और उसके बाद जो वाम्स होते हैं उसके ऊपर वापस गोबर, रॉ मटेरियल गोबर डाल देते हैं। तो उसको अपन इस विधि में वाम्स को कहीं टच ही नहीं करने का पड़ता अपन को। वर्मी कंपोस्ट तैयार करके आप न केवल अपनी फसलों में खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बल्कि आप इसे बेचकर अधिक लाभ भी कमा सकते हैं। इसमें से 8-9 कुंटल में से आप 6-7 कुंटल वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है। और उसके बाद निकालने के बाद उसमें 5 किलो निम्बोली की खल 50 किलो में, जो इंसेक्ट्स की बीमारी वो सब उदय वो सब ख़त्म हो जाते हैं। उसके रेट 20 रुपये का एक्स्ट्रा जोड़ के 100 रुपये के वो पड़ता है। उसको मैं 6 रुपये किलो से बेच रहा हूँ अभी। यूँ तो मैं वर्मी कंपोस्ट बैग 300 रुपये है, उसके बाद 5 किलो वो बनाने के बाद 400 रुपये एक कट्टा 50 किलो का बेचता हूँ। महीना का अभी है 28-29 टन बिक जाता है। 80-90 हज़ार रुपये की उसकी इनकम हो जाती है, जो कि मैं ये बेड है और नीचे भी बना रखी है उधर, उससे सब करके 28-29 टन माल निकल जो है 80-90 हज़ार रुपये शुद्ध लाभ हो जाता है इससे कमाई। और जो मैं 18 बीघे ज़मीन है उसमें यूज़ कर रही हूँ मैं वर्मी कंपोस्ट। मैं किसान भाई को सलाह देता हूँ कि खेती के साथ वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा के अपने या तो खुद खेत में ही यूज़ करो, तो उसमें अपन लो कॉस्ट भी आएगी प्रोडक्शन में, और दूसरा का अपन को दूसरे पैसे भी बचा देंगे जो फर्टिलाइजर हो, और फसल को लंबी चलेगी। वर्मी कंपोस्ट 6 रुपये कृषि किसान भाई को चाहिए। वर्मी कंपोस्ट तो 50 किलो बैग है, 6 रुपये किलो, 300 रुपये के बैग से दे देंगे। और वर्मी कल्चर वाम्स चाहिए, वो भी हम और किसी किसान भाई को वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगानी है तो भी उसकी सलाह दे देंगे और वाम्स भी सप्लाई कर देंगे। वाम्स 150 रुपये किलो के हिसाब से हम उनको दे देंगे और उनको बता भी देंगे, पूरा जानकारी दे देंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बीजू पौधे लगाए हैं, उन्हें इस समय इन पौधों की देखरेख करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि तभी किसान भाई आगे चलकर इन पौधों पर ही प्रवर्धन करके स्वस्थ कलमी पौधे तैयार कर पाएंगे। तो किसान भाई किस तरह करें अपने बीजू पौधों की देखरेख, इस विषय पर अपने अनुभवों को आपके बीच साझा कर रहे हैं ग्राम महाराजपुर, जिला उधम सिंह नगर के सफल कृषक केएल ठकराल। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं जिस खेत में हम खड़े हैं, इसमें ये आम के बीजू पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि जुलाई में इनको यहाँ पे लगाया गया था। बीजू पौधे वो पौधे होते हैं जो किसी भी प्रजाति के आम की गुठली से तैयार किए जाते हैं, और जब ये पौधे 1 साल के हो जाते हैं तो उसमें अपनी इच्छा अनुसार जिस प्रजाति का पौधा तैयार करना है, उस प्रजाति के फल वृक्ष से कलम लेकर बीजू पौधों में एक विशेष तकनीक से बांधते हैं, जिससे मनचाहा प्रजाति का पौधा मिल सके। सर्वप्रथम बाजार से, कस्बों से आम की गुठली लाई जाती है, उनको बेडों में लगा के अंकुरण करवाया जाता है। अंकुरण करने के पश्चात जुलाई लास्ट या अगस्त में इनको इस तरह की क्यारियां बना के और लगा दिया जाता है। तो इसमें इसके तने की मोटाई पेंसिल के हिसाब से जब हो जाती है तो इसके ऊपर मई और जून में आपकी आम की विभिन्न किस्मों की कलमें इसमें लगाकर और इनकी ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, जिससे ये अगले वर्ष जुलाई में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसान भाइयों, यदि आपने भी कलम बांधने के उद्देश्य से बीजू पौधों को लगाया है, तो इन पौधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी प्रबंधनों पर अवश्य ध्यान दें। इन प्रबंधनों के अंतर्गत कौन से कार्य करने हैं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इस खेत में लगभग 50-60 हजार आम की पौधे बीजू लगाए गए हैं। तो इनकी देखभाल के लिए सबसे प्रथम चीज तो यही है कि इनको आपस में 6 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाया जाता है, जिससे कि आपकी ज़मीन भी ज़्यादा ना घिर सके, और यदि कोई पौधा मर जाता है तो उसको रिप्लेस किया जा सके। इसके अलावा आजकल इस पे एक सूंडी आती है जिसको बोलते हैं कैटरपिलर, वो इसके पत्ते खा जाती है, तो जिससे इसकी बढ़वार में कमी आती है और पौधा जो है उपयुक्त मानकों के अनुसार ग्राफ्टिंग के लिए तैयार नहीं हो पाता। तो उस सूंडी के लिए किसान भाइयों, बाजार में कोराजन नाम की दवा आती है, जिसका 1 ml 3 लीटर पानी में मिला के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये सूंडी मर जाती है। उसके अलावा माइट के लिए एबासिन नाम की दवा आती है, जो कि 1 ml 3 लीटर पानी में मिला के इसमें स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियां हैं, इसमें खरपतवारों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि खरपतवार होते हैं तो आपके ये कीड़े भी उसी मात्रा में ज़्यादा आ पाते हैं, क्योंकि खरपतवारों पे वो अपना निवास स्थान बना लेते हैं। इसलिए गर्मी के दिनों में इसकी हर हफ्ते या 10 दिन के बाद निराई गुड़ाई और हफ्ते में 2 बार हल्का पानी से इसकी सिंचाई करें। इसके अलावा जैसे ही खरपतवार निकालते हैं तो आप इसमें उर्वरक के रूप में यूरिया या DAP मिला के थोड़ा थोड़ा उसका छिड़काव कर दें, जिससे पौधा जो है अपनी आवश्यकता अनुसार इनार्चिंग के लिए या ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हो सके, और हम इसके ऊपर आम की कलमें बांध के अच्छे पौधे तैयार करके किसान भाइयों को आपूर्ति कर सकें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है लेखराज, जिला मैनपुरी के कृषक रविंद्र कुमार ने। यह लौकी की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रविंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सब्जी वर्गीय फसलों की जब हम बात करते हैं तो लौकी की बहुतायत में हमारे किसान भाई खेती करते हैं। तो इस वक्त
लगभग हमारी फसल 20 से 25 दिनों की हमारे खेतों में लगी हुई है और इस वक्त वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था है। और जब वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ खास बातें हैं जिनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी फसल की बढ़वार अच्छी हो, अच्छे फल लगें और आपको अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों लौकी की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उगाते हैं जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे लौकी के बेलों का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। इसके लिए सबसे पहली बात आती है कि आप जब भी लौकी की फसल खेत में देख रहे हैं कि आपकी बढ़वार हो रही है तो इस समय खरपतवार की समस्या आपको जरूर होगी और इसकी निजात के लिए आपको चाहिए। वैसे तो हमारी लौकी की फसल में खरपतवार बहुत कम होते हैं क्योंकि खेत आप बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, उसके बाद उसकी लगाते हैं तो खरपतवार कम से कम आते हैं। लेकिन फिर भी अगर 20 से 25 दिन की अवस्था में आपको कुछ एक मात्रा में खरपतवार अगर आपके खेत में दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको उखाड़ दें और खेत से बाहर कर दें और सफाई कर लें। किसी भी फसल की वृद्धि और विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप लौकी की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। और ड्रिप इरिगेशन की जब हम बात करते हैं तो किसान भाइयों को चाहिए कि लगभग 3 दिन के अंतराल पे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक आपको पानी की सिंचाई करनी है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, ताकि आपके पौधों को नमी की कमी ना हो और पौधों की बढ़वार में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन कई बार देखा गया है कि कई क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण या और भी जमीन के हिसाब से अगर आप देखते हैं कि पानी की और जरूरत है तो आप उस हिसाब से आपकी सिंचाई आपकी लौकी की फसल में आप अनुमान के हिसाब से कर सकते हैं और उसका लाभ आपकी लौकी की फसल को मिल सकता है। कई किसानों को जो कि ड्रिप इरिगेशन नहीं उपयोग कर रहे हैं वो किसान भाई खेतों में देखते रहें और जो मेड़ों में किनारे आप नालियों के माध्यम से सिंचाई करते हैं तो नमी बनी रहे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। लौकी से अधिक उत्पादन मिले इसके लिए आपको फसल की जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन करना होगा। तो आप कब और कितनी मात्रा में कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें, आइए जानते हैं। साथ ही साथ ये देखा गया है कि ड्रिप इरिगेशन में जब हम खाद की बात करते हैं तो 20 से 25 दिन के अंतराल पे आप जो 19-19-19 जो हमारा एनपीके का डोज होता है उसका एक डोज आपको फर्टिगेशन या हमारा जो ड्रिप इरिगेशन है इसके माध्यम से देते हैं। किसान भाई वैसे भी इस कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखें कि ये 20 से 25 दिन की अवस्था में वानस्पतिक वृद्धि हो रही है, ऐसे समय में आपको देना बहुत अधिक आवश्यक है। इसके अलावा जो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खाद नहीं दे रहे हैं उन किसान भाइयों को चाहिए कि वे लगभग 3 किलोग्राम नाइट्रोजन, 3 किलोग्राम डीएपी, 3 से 5 किलोग्राम तक हमारी जो पोटास है इसको सबको अच्छी तरीके से मिला लेवे और मिलाने के बाद आप जो थोड़ी थोड़ी मात्रा लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में इस खाद को हमको जो हमारा उर्वरक है उनको आपके पौधे के आसपास देना है ताकि आपके पौधों की बढ़वार अच्छी हो। और ये जो डोज आपको मैं बता रहा हूँ किसान भाई, इसको पूरा अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसको लगभग 20 दिन के अंतराल पे फिर से आपको रिपीट करना है ताकि इसका अच्छा लाभ आपकी फसल को मिले और अच्छे फूल आए और फलों की संख्या भी अच्छी आए। लौकी की बेलें सही तरीके से बढ़े और फल खराब ना हो, इसके लिए आप लौकी की बेलों को किस तरह से सहारा दें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। बढ़वार की अवस्था में किसान भाई अगर उनको जो हम देखते हैं कि आजकल किसान भाई हमारी जो लौकी है उसको तारों के माध्यम से या हम कहेंगे 10-10 फीट की माध्यम से पोल या खंभे गाड़कर और उसमें अगर हम जीआई तार है या रस्सियों के माध्यम से उनको पौधों को बांधते रहते हैं ताकि पौधों की ग्रोथ या बढ़वार बहुत अच्छी से होती है। और ये भी एक धारणा रहती है हमारे किसान भाइयों की कि अगर वो खेत में फैलने देते हैं फसलों को तो उसमें अच्छी फसल आती है, अच्छे फूल आते हैं, लेकिन ये आपकी गलत धारणा है क्योंकि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा और पानी सभी चीज की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और जब आप इसको इस तरीके से 10-10 फीट के दूर पे खंभे गाड़ लें या पोल गाड़ने के बाद उसमें अगर आप लोहे के जीआई तार में उनको बांधते हुए अगर उन पौधों की शाखाओं को ऊपर चढ़ाते रहते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अधिक क्षेत्र में आपके पौधों को बढ़वार मिलती है और फूल भी अच्छे आते हैं और उनको
प्रकाश संश्लेषण या हवा भी अच्छे मिलने से पौधों का आकार भी अच्छा आता है। और सबसे खास बात हमारे किसान भाई मैं आपको बताऊं कि इससे आपको रोग और व्याधियों की जो समस्या आती है उससे बहुत अच्छे से निजात मिल जाती है, क्योंकि इस प्रकार से जब हम खेती करते हैं तो कम से कम बीमारियां लगती हैं, कम से कम रोग लगते हैं और कम से कम हमारे जो कीट वगैरह हैं इनकी समस्या कम आती है। लौकी की फसल को कुछ कीट और रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने इन कीटों और रोगों का शुरुआती अवस्था में नियंत्रण नहीं किया तो यह कीट और रोग फसल को खराब कर देंगे और आपको लौकी का कम उत्पादन मिलेगा। इसलिए कीट और रोग नियंत्रण करना जरूरी होता है कि इन सब के बावजूद भी कुछ कीट और बीमारियों की समस्या हमारे इन पौधों की बढ़वार की अवस्था में जरूर आ जाती है। उसमें रस चूसक कीट है, हमारा लाल कीट है जो कि सबसे ज्यादा हमारी लौकी की फसल को समस्या देता है। तो हमको इनकी रोकथाम के लिए कुछ खास चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास नीम तेल है उसकी लगभग 5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप छिड़काव करते हैं तो पौधों में प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी और आपको कीटों की समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन कई बार देखा गया है कि लाल कीट बहुतायत में लग गया है तो आपको फिर रासायनिक दवाओं की ओर जाना पड़ता है। ऐसे समय में आप अगर क्यूनालफास या क्लोरोपायरीफास जो दवा है उसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप फसल में छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से ये लाल कीड़ा एवं रस चूसक जो कीट हैं इनकी समस्या से आपको निजात मिलेगी और पौधों की जो कीटों से समस्या थी उससे आपकी रोकथाम हो जाएगी। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि हमारे पौधों में जो पत्ती धब्बा रोग है इसकी समस्या भी देखी जाती है। तो ऐसे समय में जब आप निरीक्षण कर रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं और किसी प्रकार की रोग की समस्या जैसे कि पत्ती धब्बा रोग है जिसमें कि किनारे से पत्तियां सूखना शुरू हो जाती हैं और बीच में धीरे धीरे पूरा पत्ता ही सूख जाता है और ये जब बीमारी बढ़ती है तो बहुतायत में हमारी फसल को नुकसान मिलता है। तो ऐसे समय में जब आप प्रारंभिक अवस्था में इस तरीके की कोई पौधों के पत्ते दिखाई दे रहे हैं तो आपको शुरुआत में ही इसमें मैनकोजेब या डायथेन M45 इन दवाओं की लगभग 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका अच्छी तरीके से अगर आप फसलों में छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल में किसी भी प्रकार की जो रोग हैं उनकी समस्या नहीं आएगी। इस प्रकार किसान भाई बताई हुई जो बातें हैं विशेष रूप से आप ध्यान रखें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाई जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गर्मी के मौसम में मौन बक्सों की देखरेख व जानकारी। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से वर्ष भर उगा सकते हैं आसानी से हरा चारा। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।